ब्रजभूषण ने दारू के नशे में महिला पहलवानों के साथ की छेड़खानी। महिला पहलवानों से करवाते थे घंटों इंतजार। ब्रजभूषण रेसलर्स को लखनऊ और दिल्ली के कोठी पर बुलाते थे। अंतरराष्ट्रीय रेफरी ने किया बड़ा खुलासा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक और गवाह सामने आया है। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने संगीन आरोप लगाकर एक बार फिर से सनसनी मचा दी और पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को 100% सच बताया। उन्होंने कहा है कि जो भी महिला रेसलर्स ब्रजभूषण की बात नहीं मानती थी, उन्हें खेलने से रोक दिया जाता था। ये आरोप बेहद संजीदा है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने ब्रजभूषण के हाव भाव और महिला पहलवानों के साथ बैड टच को स्वीकारा है। रेफरी जगबीर ने अपने आरोपों के समर्थन में एक ग्रुप फोटो का हवाला देते हुए कहा है कि ब्रजभूषण ने महिला रेसलर्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रेसलर ने खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और ब्रजभूषण को धक्का देकर कुछ बड़बड़ाई और फिर दूर चली गई। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कहा है कि 2010 से रेसलिंग के साथ जुड़ा हूं। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के सारे आरोप 100% सही है। पहलवानों का कई सालों से शोषण हो रहा है। ब्रजभूषण लेडी रेसलर्स को अपनी कोठी पर बुलाते थे। फुकेट थाईलैंड 2013 की घटना, जब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के दौरान डिनर के बाद गलत टच किया। लखनऊ 2022 की घटना, जब सीनियर एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में फोटो सेशन के दौरान गलत टच किया। इस गवाही ने एक बार फिर गेंद पहलवानों के पाले में डालकर दिल्ली पुलिस और आरोपी सांसद ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस पूरे मामले में हमारे न्यूज एडिटर रोहित पांडे ने इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं इस मामले पर जगबीर सिंह ने क्या कुछ कहा। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बताइए। हमारा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण पर, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कहना है भाई? ठीक है, आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं। अच्छा जी। ब्रजभूषण के लोग ये कहते हैं कि जो ब्रजभूषण है वो चारित्रिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं और वो आज तक कभी ऐसा, मतलब जो उनके क्षेत्र के उनके समर्थक लोग हैं, इस पर से आपकी क्या टिप्पणी हो? क्या बहुत करीब से देखा होगा आपने? भाई करीब से देखा है और 12 साल तक। वैसे तो मैं 89 से जानता हूँ ब्रजभूषण जी को। 80 मतलब 1989 से आप ब्रजभूषण को जानते हैं? जी जी जी। उनकी जो है छवि जब भी बनी थी तो दबंगई से बनी थी। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे ख्याल में देखना कोई ऐसा धारा नहीं है जो उनके ऊपर नहीं लगी होगी। जी हाँ, आपराधिक मुकदमे कई उनके ऊपर दर्ज हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी है, ये सब दर्ज है कि उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में ज्यादा और परिचय देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक और खबर आ रही है कि जो नाबालिग लड़की है उसने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया है। आखिर वो उनका मैटर है। मैं नाबालिग के बारे में कुछ कहा? नाबालिग के बारे में भी एक बात मैं कहूँगा कि फेडरेशन ही उसको लड़ाने वाली, उसको प्रतियोगिता में खिलाने वाली फेडरेशन, जब फेडरेशन का स्वार्थ हो तो वो नाबालिग है जी। और जब वो फेडरेशन को कुछ आंख दिखाए, फेडरेशन की कुछ शिकायत करे तो वो नाबालिग नहीं है। ओके, ठीक है। इसमें सर क्या कुछ जैसे कि कुछ क्राइटेरिया तय होता है क्या कि जो इंडिया पहलवानों का एज ग्रुप क्राइटेरिया होता है इसमें? अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 और सीनियर। ओके सर। हाँ,
तो ये सर किस उसमें मतलब कि इस हिसाब से किस क्राइटेरिया की में ये जो है खेल रही थी जिसने आरोप सुन लगाया? रहे ये 15 पहले होती 13 साल का बच्चा खेल सकता है। ओके 15 साल तक के एज ग्रुप में आएगा, मिनिमम 13 साल। 13वें साल में जो बच्चा है वो उसका पेरेंट से सर्टिफिकेट लिया जाएगा और मेडिकल का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जी। तो 15 साल तक के एज ग्रुप में 3 बार खेल सकता है वो। ओके फिर आ जाता है 17 साल का एज ग्रुप। फिर उसमें जो 15 साल, 16 साल और 17 साल, जो 15 साल का बच्चा होगा उससे के पेरेंट से भी सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि भाई आपका बच्चा 17 साल वाले एज ग्रुप में खेल रहा है, उसको कोई चोट लगी, कोई हानि होगी तो पेरेंट्स जिम्मेवार होगा। ओके फिर आ जाता है 20 साल का, उसमें भी ऐसे ही किया जाता है। वो उसमें 20 साल वाले में चार बार खेल सकता है एक खिलाड़ी। उस 20 साल वाले एज ग्रुप में 4 बार भाग ले सकता है जी। फिर आता है 23 साल का, उसमें भी 4 बार ले सकता है। ओके 20, 21, 22, 23। जी। अच्छा सर, नेशनल जैसे कि आप 1989 से उनके साथ जुड़े हैं और बाद में आप हाँ। जो है अभी भी मतलब आप कोच रहे, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएंगे कुछ हमको ऐसा दर्शकों को हमारे की जो कभी किसी ने शिकायत की हो आपसे? देखिए सुनिए सर 89 में मैं जुड़ा था तो इन्होंने अपने क्षेत्र में एक कुश्ती प्रतियोगिता करवाई थी, वहाँ पे ये आए थे जी। गोंडा में? गोंडा में। जी। गोंडा के आसपास वो गांव था, मैं चंदगीराम अखाड़े में रहता था। अच्छा अच्छा। और मैं वहाँ पर कोच था, तो मैं अखाड़े की टीम लेकर के आया था। इन्होंने एक कुश्ती प्रतियोगिता करवाई थी जी। तो तब भी मिले थे। और फिर ये राजनीति में घुस गए के राजनीति का उसके बाद इनका 89 के बाद 90 में 91 में हाँ, इनका राजनीतिक कद बढ़ता गया एक तरह से। राजनीति में शामिल हो गए, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। जी जी। 2007 में ये सीनियर चैंपियनशिप थी उदयपुर में। तो पहली बार ये कुश्ती में वहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश के कुश्ती अध्यक्ष बन चुके थे जब तक के। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उस समय ये 2007 में बनेंगे। 2007 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार उदयपुर में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ये आए थे जी। तब फिर मुलाकात हुई। फिर 2008 में इन्होंने एक इंडिया पाकिस्तान का एक फ्रेंडली मैच टूर्नामेंट करवाया था इन्होंने अपने नंदिनी नगर स्कूल ग्राउंड में जी। तब भी हम आए थे, तो जब भी मुलाकात हुई थी। फिर 2009 में इन्होंने नेशनल करवाया कुश्तियों में, यूपी अध्यक्ष की वजह से आते रहे। फिर ये 2011 में इन्होंने चुनाव की प्रतिक्रिया, जो नेशनल प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया थी, उसमें भाग लिया। लेकिन उसमें इनके ऊपर एक बैन था कि 4 साल से जो अगर आप मेंबर नहीं थे तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने दूसरे अपने साथी को, एक दुष्यंत शर्मा थे JNK के, उनको चुनाव लड़वाया जी। और वो आईओ ने किसी कारण से, कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। और ये फिर दोबारा चुनाव हुआ तो जो हरियाणा प्रदेश के दीपेंद्र हुड्डा इनके प्रतिनिधि अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो ये निर्विरोध चुनाव जीत गए। ओके 2012 में। ये 2012 से कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट चुने आ रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जो हमारा सवाल मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा हमें आप घटना बताएंगे जिसमें किसी महिला खिलाड़ी ने, पहलवान ने आपको बताया हो उनके बारे में? नहीं, इधर बताया कुछ नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। सर कुछ अगर बताएं तो थोड़ा लोग जानेंगे उनके बारे में। 2022 25 मार्च 2022 की एक घटना है। सर कहाँ की घटना? लखनऊ में। लखनऊ की जी। लखनऊ में 25 मार्च 2022 को एक ट्रायल हुई थी जी। जिसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन हो रहा था जी। उस फोटो सेशन में इसने एक लड़की से छेड़खानी की जी। वो हमने अपनी आंखों से देखी। वो लड़की वहां से छटपटा करके और दूसरी जगह खड़े होकर बैठ करके उसने अपना फोटो सेशन पूरा करवाया। अच्छा, फोटो सेशन के दौरान इन्होंने इस तरह से हरकत किया था?
हाँ हाँ वो सर मतलब पहलवान क्या इसमें जो ये चल रहा है मामला इसमें शामिल है कि नहीं वो? हाँ, इसमें वो है, धरने पर नहीं बैठी थी वो। हाँ मतलब उसने रिपोर्ट अपना रिपोर्ट दिया है कि हमारे साथ इस तरह से हाँ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। और सर कोई घटना बताएंगे? हाँ, एक 2012 में ये जब पहली बार प्रेसिडेंट बने, जी तो ये सबसे पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कजाकिस्तान गए थे। अलमाटी शहर है कजाकिस्तान का, जी जी उसमें गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले, जी जी। जब लड़कियों की कुश्ती चल रही थी, तो लड़कियों ने जिसने गोल्ड मेडल जीता उसको $200। अच्छा 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी। और जिसने सिल्वर मेडल जीता उसको $100, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसको $100। जो लड़कियों के 3-4 उस दिनों के फाइनल हुए थे, उस दिन जो लड़कियों ने पदक जीते, तो उनको सबको इन्होंने अपनी जेब से अच्छा डॉलर के रूप में इनाम दिया। तो हमने देखा यार, बहुत खुश थे हम। पहली बार कुश्ती में इतने मजबूत प्रेसिडेंट आए हैं कि भाई जो अपनी जेब से इनाम भी दे रहे हैं और इतने मजबूत आदमी हैं। जी जी। तो हमने शाम को जब डिनर पे हम मिले, तो हमने अध्यक्ष जी से प्रार्थना की कि सर, लड़कियों ने मेडल नहीं जीते हैं, लड़कियों ने भी मेडल जीते हैं, इनको भी इनाम मिलना चाहिए। बोले हाँ मिलना चाहिए। तो इन्होंने तुरंत उन लड़कों को भी इनाम दे दिया। अच्छा मतलब $100 ही दिए या कुछ कम ज्यादा? नहीं, $200 जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसको $200। अच्छा, उन लड़कों को भी मतलब उन्होंने? लड़कों को भी उतना इनाम दिया और अगले दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा और उन पहलवानों को वो जब वहां से जीत के आए, तो दिल्ली का एक प्रेस क्लब बोलते हैं, वो प्रेस क्लब है नेशनल स्टेडियम, हाँ नेशनल स्टेडियम के पास। जी जी। वहां पर उनका बहुत बड़ा सम्मान भी करवाया और उनको बादाम और घी के रूप में भी कुछ सहायता करवाई। जी जी। तो हम बहुत खुश थे कि भाई एक बहुत बड़े फाइनेंसर भी, एक बहुत मजबूत आदमी हमारे बीच में आ गए हैं। हम कुश्ती के सभी आदमी बहुत खुश थे जी। लेकिन उसके तुरंत 1 साल बाद और इन्होंने आते एक और बदलाव कर दिया कुश्ती में जी। कि पहले कुश्तियां मिक्स होती थी। जैसे अच्छा। 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, तो तीनों मैचों पर मिक्स कुश्ती होती थी। लड़कियों की होती थी, ग्रीक रोमन की भी होती थी, फ्री स्टाइल की भी होती थी। ओके। तो इन्होंने आते ही एक बदलाव कर दिया कि जो जिस स्टेज पे मैं बैठूंगा, तो सबसे नजदीक मैच होगा, वो चाहे सेंटर में हो या एक साइड में हो, वहां पर खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी। ये इन्होंने मतलब बदलाव किया जी, कि जिस सेंटर में बैठूंगा वहां पे को लड़कियों का ही। जिस मैच के नजदीक में बैठूंगा, जहाँ मेरी स्टेज होगी। अच्छा, जहाँ ये बैठेंगे मतलब कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जहाँ बैठेंगे वहां पे नजदीक पहली पंक्ति में लड़कियां होंगी। नजदीक जो पहला मैच होगा, पहला उस पर मैच। उस पर खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी, मिक्स कुश्ती नहीं होंगी। अच्छा, पहले सर क्या होता था इसमें इस बदलाव के पहले ये होता था कि पहले तीनों मैचों पे मिक्स कुश्तियां होती थी, लड़कियों की कुश्तियां होती थी। ओके। हाँ, लड़कों की भी लड़कियों की भी मिक्स कुश्ती होती थी, क्योंकि दर्शकों को इधर उधर ना बैठना पड़े कि भाई कुछ दर्शक लड़कियों की कुश्ती देखना चाहते हैं, कुछ लड़कों की कुश्ती देखना चाहते हैं, तो वो सबको वहीं बैठे बैठे दिख जाती थी। जब एक लड़कियों का मैच दूर हो जाएगा, तो जिन्होंने लड़की की कुश्तियां देखनी थी वो लड़कियों की तरफ जाने लगे, और जो लड़कियों की कुश्ती देखते थे वो लड़कियों के मैच की तरफ बैठने लगे। तो ये बदलाव हो गया। ओके। लेकिन उससे भी भयानक हादसा एक हमने 2013 में जी जी। जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई। एशिया सीनियर एशिया चैंपियन, जूनियर एशिया चैंपियनशिप। अच्छा जूनियर एशिया चैंपियन। जूनियर एशिया चैंपियनशिप। हाँ जी। एक थाईलैंड का एक शहर है पुकेट। अच्छा, थाईलैंड में पुकेट। जी ओके। पुकेट शहर है पुकेट। जी जी। जैसे इंडिया में दिल्ली है, बम्बे है, ऐसे ही एक टूरिस्ट प्लेस है थाईलैंड में पुकेट। जी जी। तो वहां पर एशिया चैंपियनशिप हुई, तो 3-4 दिन कुश्तियां होते हो गए थे। तो वहां पर बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। वो इनाम का सिलसिला वहां भी जारी था। और वो चीज देखने के बाद
शाम को भाई 3-4 दिन 5 दिन जब घर से बच्चा दूर रह जाता है, वजन कम करता है तो तंग हो जाता है, तो बच्चों ने, क्योंकि थाईलैंड में सी फूड और ऑयली फूड ज्यादा मिलता है, जी तो बच्चों ने एक डिमांड की, और या इनकी मनसा थी, हम नहीं कह सकते। वो आज मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो बच्चों की डिमांड कम थी और इनकी मनसा ज्यादा थी। जी। अच्छा, क्या क्या सर बताइए उसके बारे में। ये कहा कि भाई आज शाम को सभी जो इंडिया के टीम में है, कॉन्टिजेंटल है, जितना भी हमारे 30-40-20-30 लोग हैं, हाँ। इनको इंडियन फूड का डिनर होगा। अच्छा, इंडियन फूड का डिनर कराया जाए। उसमें सर जो पहलवान थे वो मतलब पुरुष और महिला दोनों रहे होंगे। पुरुष और महिला और कोच सब थे। अच्छा अच्छा जी। भाई चलो सभी बड़े खुश थे यार, देखो इनाम भी मिला है और अपने देश का खाना भी मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो सब बच्चे खुश थे, हम भी बड़े खुश थे कि भाई तेरे देखो अच्छा हो गया जी। लेकिन इन्होंने ये थे और इनके 2-4 साथी थे। अच्छा, शाम को डिनर के टाइम आए तो फुल ड्रिंक किए हुए थे। अच्छा ये फुल ड्रिंक कौन, जो उनके साथी थे वो किए हुए थे या ब्रजभूषण सिंह जो अध्यक्ष? ब्रजभूषण खुद। नहीं, ब्रजभूषण सिंह ड्रिंक कर रखे थे उस समय। हाँ जी। ओके। और आते ही बच्चियों के साथ छेड़खानी की, आप बहुत अच्छे लड़े, आप बहुत अच्छे पहलवान बन सकते हैं, आपको क्या मदद चाहिए, आपको 2 ट्रैक सूट दिलवा देंगे, आपको सप्लीमेंट दिलवा देंगे, और बच्चियों को जहाँ से नहीं छोड़ना चाहिए उस तरह की हरकत पूरी डिनर के समय हुई। और तकरीबन कुछ बच्चियों ने खाना खा लिया था, कुछ ने नहीं खाया था, वो खाना बीच में छोड़ के और वहाँ से चली गई। अच्छा, मतलब ये ब्रजभूषण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और उस समय थाईलैंड में मौजूद थे, वो उन्होंने भारतीय खाने पे लोगों को बुलाया जो यहाँ से पहलवान गए थे। जिस होटल में बच्चे रुके हुए थे, आज जो बच्चे रुके थे खाने का बफे लगवाया गया। हाँ हाँ। तो वहीं पे वो और वहाँ पे मतलब वो एक तरह से मतलब ड्रिंक करके आए दारू के नशे में और छेड़खानी करने लगे। जी जी जी। और छेड़खानी के बच्चे को बुला लिया, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ये है, अपने बाहों में खींच लिया, ये कर लिया, मतलब ऐसी अभद्र जो होता है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ जी जी। तो उसमें सर जैसे वो जो सर आप बता रहे हैं कि मतलब एक नई बात जो सामने आई है ड्रिंक वाली, तो कि ये ड्रिंक करते हैं इस तरह से, जैसे कि कई बार अपने आप को उन्होंने बताया है कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, आज ये तमाम उन्होंने एक तरह से अपने सफाई में बातें पेश की हैं। तो कहने का मतलब सर ये है ये बजरंग बली के भक्त है तो दारू पीते में मांस मछली खाते कि नहीं खाते, पूछ लो आप। जी। अच्छा, तो सर ये मैं कह रहा हूँ जैसे कि उस समय छेड़खानी इन्होंने इस तरह से की कि कुछ लड़कियों ने, पहलवानों ने खाना खाया, कुछ बिना खाए ही चली गईं। तो उसके अगले दिन सर किसी तरह उन लोगों ने कोई विरोध दर्ज कराया या नहीं? नहीं, विरोध दर्ज किससे कराए? जब घर का मालिक ही ऐसा करेगा तो विरोध किससे दर्ज कराए? बच्चों को क्या मालूम था? एक सर इनके ऊपर आरोप और लगता है कि ये अपनी कोठी पे लड़कियों, इनको पहलवानों को बुलाते थे। इससे सर आप कितना सहमत हैं? हाँ, वो तो बच्चियों को बुलाते थे भाई। क्या देखो, प्रेसिडेंट से किसी बच्ची को कोई चोट लग गई है, कि सर्टिफिकेट की समस्या है, कहीं मेडिकल देना है, तो इसका एक असिस्टेंट था। अच्छा अच्छा। विनोद तोमर। हाँ, जिनको शायद हटा दिया गया है अब तो। हाँ, हटा दिया, लेकिन वो हटाया भी तो इसी मामले में है, सारी कुश्ती का सत्यानाश करने में उसका हाथ है। अच्छा अच्छा। तो विनोद नहीं सर, जैसे जो आरोप है कि वो कोठियों पे, तो जैसे कि लखनऊ में भी उनका कोठी है, लक्ष्मणपुरी में, और वहाँ गोंडा में है, लक्ष्मणपुरी में सुन लीजिए, लक्ष्मणपुरी में जो कैंप लगता था आपके लखनऊ में, आपको पता होगा जहाँ पे लगता था आज कमेटी के पास में, मैं लखनऊ का ही हूँ। हाँ, वहीं से गाड़ी आती थी ब्रजभूषण की। अच्छा, कैंप में गाड़ी आती थी ब्रजभूषण की? लक्ष्मी नगर से गाड़ी आती थी। धरेंद्र एक फिजियो है वहाँ पे। आप ये बताइए, लड़कियों के लिए क्या जेंट्स फिजियो पॉसिबल है? सर फिर से वो लड़कियों के लिए, लड़कियों के कैंप में, जी जी, लड़कियों के लिए हाँ हाँ, फिजियो का काम
जेंट्स फिजियो कर सकता है क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों कह रहा है कि हम तक नहीं तो उसमें क्या लड़कियों का फिजियो कोई जेंट्स करता था उस समय? हाँ, धीरेन्द्र प्रताप, धर्मेंद्र प्रताप, धीरेन्द्र धीरेन्द्र, धरेंद्र। हाँ हाँ, ये सर कहाँ के थे, कौन थे ये ब्रह्मभूषण के? ये ब्रजभूषण के क्षेत्र का लड़का है। अच्छा, क्षेत्र का लड़का है। हाँ, वो अच्छा। फिजियो लगवा रखे है वहाँ पे। क्या लगवा वही रखा है सर? सप्लाई, वही उसी को साई में फिजियो लगवा रखा है, फिजियो बना रखा है उसको। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट बना रखा है एक तरह से। हाँ, हम्म, ये संभव है क्या? ये लड़कियों बिल्कुल का नहीं, बिल्कुल फिजियो कोई नहीं नहीं नहीं, कोई जेंट्स हो, नहीं बिल्कुल नहीं। और वही वही हर लड़की का सप्लायर था, वही बच्चे को डराता था, वही गाड़ी में बिठाता था, वही बेचता था। तो जैसे सर जो कोठी पे ले जाने वाली बात है, तो क्या ये जो धीरेन्द्र है वही लेके जाता था, या फिर ये तोमर जिनकी बात कर रहे हैं आप? लखनऊ वाली कोठी पे तो धीरेन्द्र यूज होता था। अच्छा, धीरेन्द्र के थ्रू जाती थी। और जो दिल्ली वाली कोठी है, हाँ हाँ दिल्ली वाली जो कोठी है, जी, उस पर विरोध तोमर, क्योंकि ब्रजभूषण के घर के अंदर ही भारतीय कुश्ती संघ का ऑफिस है। अच्छा अच्छा, तो कोई ऑफिस में जब कोई बच्चा आएगा कि मुझे ये काम है, कि ठीक है आप 2 घंटे रुकिए, 4 घंटे रुकिए, या संडे के दिन आइए आप। जी जी। तो नहीं सर, जैसे एक चीज ये बताइए कि जैसे आपका ये कहना है कि ब्रजभूषण के दिल्ली वाले आवास पे कुश्ती संघ का कार्यालय है, तो इससे पहले कार्यालय कहाँ हुआ करता था कुश्ती संघ का? इससे पहले 2010-12 तक ऑफिस होता था पथकुया रोड पे। नहीं तो क्या ये जो ऑफिस बता रहे हो आप, ये सरकार द्वारा दिया गया था या संगठन का, या किस तरह से? अपने आप जबरदस्ती बना लिया, अपने आप जबरदस्ती बना लिया। सरकार क्यों देती? सरकार ने तो इसको घर दे रखा है, वो घर में ही दफ्तर चलाने लग गया। नहीं मैं आप मेरी बात समझिए। मेरा ये कहना है कि जो कुश्ती संघ का कार्यालय है, जैसे कि इनके पहले जो कार्यालय वो कहाँ पे था वो कार्यालय? वो कार्यालय वही तो सुन लो ना अब। हाँ हाँ, जब से पहले जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं थे तो पथकुया रोड पे है। अच्छा, तो वो सर किसी का व्यक्तिगत है या फिर मतलब बना है पहले से? सुनो ना, आप मेरी सुनते लो भाई साहब, जब तो समझ में आएगी। जी जी जी। जब तक ब्रजभूषण प्रेसिडेंट नहीं था, उससे पहले कार्यालय चलता था पथकुया रोड पे। ओके। एमसीडी की बिल्डिंग थी, सरकारी एमसीडी से अच्छा, किराए पे ले रखा था। उसका किराया देती थी भारतीय कुश्ती संघ। ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर चेंज हो गया, फिर चला गया राजेंद्रा प्लेस में। जी जी। वहां पे भी एक फ्लोर किराए पे ले रखा था। वो 1 लाख रुपए, 1,20,000 30,000 रुपए किराया जाता था उस चीज का। जी जी। लेकिन जब ये 2012-13 में जब ये आगे 2014 में जब 2014 में जब ये दोबारा सांसद बन के आए, जी जी। तो 2014 में इनका जो है ना वो हो गया था। ये बीजेपी से जब सांसद बन के आए तो इनको कोठी अलाट होगी बड़ी। जी जी। तो फिर इन्होंने दफ्तर भी अपना वहीं पे बना लिया। अच्छा। हाँ, कि वहाँ तो किराया इतना जाता है, किराया नहीं लगेगा। ये 1-1.5 लाख रुपए जो हम किराया देते हैं वो बचेगा। जी जी। और वो वहीं से फिर शोषण का अड्डा शुरू हो गया। मतलब एक तरह से शोषण की शुरुआत वहीं से मानी जाए, जब से ये इनका कार्यालय इनके घर पे। अगर कार्यालय घर से दूर होता तो वहाँ जाके बैठते, दिन में बैठते अपने शाम आ जाते। लेकिन वहाँ कार्यालय घर होने से बच्चों को रोक लिया जाता, आप 2 घंटे बाद मिलना, आप उस दिन आना, ये करना, ये सारी चीजें। बच्चों में मतलब क्या वो सिर्फ जो महिलाएं होती थी उनको, या लड़के सबको रोकते थे ये, या सिर्फ ज्यादा वेट करने लड़कियों का क्या करेंगे? लड़कियों का काम करके भेज दिया, लड़कियों को रोक लिया। जी 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 जी। हाँ, मतलब वही कि उनको मतलब लड़कियों को रोक करके एक तरह से उनको इस नियत से बैठाना कि हाँ चलो इनका काम डिले लटकाए रखो। संडे के दिन बुला लेना लड़कियों को, ये संडे के दिन आएंगे वाले दिन। ओके ओके, ऐसे करना है फिर चल रहे थे। तो मतलब इस तरह से आप 3 से 4 घटनाओं का आपने जिक्र किया है। तो अक्सर ये बताइए, जो एक चीज और बीच में आ रही है बात, राजनीतिक तौर पर अगर मानी जाए कि इसमें जैसे बार बार
ब्रजभूषण में ने भी आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा परिवार पे कि जो है वो राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक हो रहा है, ये सिर्फ हरियाणा के लोग इसमें शामिल हैं। एक मिनट मेरी सुनिए। ब्रजभूषण के नीचे हरियाणा कुश्ती संघ के का 11 साल तक दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट रहा। क्या कभी उन्होंने कुछ आपको रोका क्या? अरे हरियाणा की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, वो बैठ के तो हरियाणा प्रदेश के नेता होने के कारण उनका जाने का फर्ज नहीं बनता। इसमें दीपेंद्र हुड्डा कहाँ से आया? आपके नीचे 11 साल तक आप जब भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट थे तो दीपेंद्र हुड्डा 11 साल तक हरियाणा कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट था, तो वो तब आने नहीं आए आपके, तो अब क्या आने आते हो आप? अच्छा सर, जैसे सर दिल्ली पुलिस ने आपको भी जानकारी के मुताबिक आपको भी गवाह बनाया इस मामले में, तो कोई आपकी भी बयान दर्ज हुआ कि नहीं हुआ कोई? हाँ, बयान दर्ज हुआ मेरा, 20 मई को बयान दर्ज हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, और आपने हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद सर। अभी आप मतलब ये जानकारी चाहिए, अभी आप कोच हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं? नहीं, मैं अभी भी रेफरी हूँ। अच्छा, जो लोग भारतीय जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, मैं उसका आज भी A1 ग्रेड रेफरी हूँ। अच्छा अच्छा, ओके सर, बिल्कुल सर, ओके, बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।